ओके, सो क्लास 10th कल मैंने जो वीडियोस आपको अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन बताया था। मैं फिर से जस्ट एक सेकंड के लिए उसे रिपीट कर दे रही हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या है? अगर मैं वर्बली बोल दूँ कि दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हमें बोलती हूँ उस अगर मैं वर्बली बोल रही हूँ तो देन दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। बट इफ़ आई रिप्रेजेंट दैट वर्बल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, अगर उसको मैं सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो आज जो वीडियोस मैं आपको भेजूंगी या अपलोड करूँगी उसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ डू यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, द वीडियोज़ कैन बी लेंदी एंड दे कैन बी इन बल्क। स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी स्किप करेंगे क्लास 11-12 में फिर यही कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, यू विल फेस प्रॉब्लम। तो बेटर है अभी डाउट क्लियर कर लो, अभी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर लो, ताकि इन द लॉन्ग रन जब साइंस लेना है, अगर आगे चल के साइंस लेना है, इफ़ यू ऑप्ट फॉर साइंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट, देन यू डोंट फेस दीज प्रॉब्लम्स देयर। बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे तो साइंस कभी समझ में नहीं आएगी। आप ऑप्ट तो कर लेंगे लेकिन सिर्फ रटते रहेंगे। रटना नहीं है, नेवर क्रैम साइंस। साइंस इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप साइंस समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। लेकिन अगर आप रटेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स, वो जो चीज़ें हैं जो रटा है आपने, वो आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। एंड देन व्हेन यू रीच हायर क्लासेस, जब आप रीच 11-12 पहुँचेंगे तो वहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इट विल बी अ ब्लंडर। राइट, सो अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखो भले ही थोड़ा सा लंबा हो। फाइन, सो पहला जो केमिकल रिएक्शन है that is known as combination reaction. Combination as the name suggests, combine होना, मतलब जब दो reactants combine करके एक single product बनाते हैं then that type of reaction is called as a combination reaction. Meaning two reactants are combining together but the product which is being formed is just one. सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहे, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल है ये कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइन, और ये भी किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि दो रिएक्टेंट्स हैं। कल मैंने बताया था कि ये रिएक्शन को जब हम, ये केमिकल इक्वेशन है, दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन। जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड पे हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं। जो एरो के राइट साइड पे हैं वो क्या है? प्रोडक्ट्स। एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस एग्जाम्पल, टू reactants are combining together to give a single product. It is just a single product. इसके अलावा कुछ नहीं बना है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, no other product is being formed. So such reactions are called as combination reactions. अच्छा, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे वो लिखते हैं जब, तो उसको ऐसे H2O लिख देते हैं। ये हमेशा याद रखना कि ये ये सबस्क्रिप्ट रहेगा, इसको सुपरस्क्रिप्ट मत बनाना, प्लीज़ नेवर मेक इट अ ऊपर की तरह, मतलब इसको ऐसे कभी भी इसके बराबर मत लिखना इस नंबर को। इट शुड ऑलवेज बी अ सबस्क्रिप्ट, इट शुड नेवर बी अ सुपरस्क्रिप्ट। फाइन, वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है, ये बेसिक्स आपको नहीं पता है, ये अगर ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है बाहर तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो इसका क्या मतलब है, ये अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि यहाँ 2 लगाने का मतलब क्या है और इस ब्रैकेट के बाहर जो 2 लगा है इसका मतलब क्या है। फाइन, समझ में आ गया। तो लिखते टाइम जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सिंबल्स लिख रहे हैं एलिमेंट्स के, तो कभी भी गलत मत लिखिएगा। एक को बड़ा एक को छोटा कभी मत लिखिएगा, वो स्पेशल केसेस में होता है जैसे कैल्शियम है। फाइन, ये आप लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा होगा कि जो हम एलिमेंट्स हैं उनके नाम कैसे डिराइव किए गए हैं और सिंबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। समझ में आ गया? तो नेवर राइट सिंबल्स in a wrong manner. Do not represent equation abruptly or wrongly. फाइन, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ दिस स्पेसिफिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
exothermic reaction. फाइन. नाउ व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये कई जगह आपको मिलेगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं जब रिएक्ट करते हैं. जैसे सोडियम जब वाटर के साथ या पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन की वजह से हीट प्रोडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल से. अगर किसी रिएक्शन में ट्रायंगल बना हुआ है तो इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है आफ्टर दिस, तो उसका मतलब है कि दैट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब आउटसाइड और थर्मिक मीन्स हीट रिलेटेड टू हीट. ठीक है, ये दो टर्म से मिलके बना है एक्सो एंड थर्मिक. एक्सो मतलब आउटसाइड और थर्मिक मीन्स हीट. यानी जब हीट दो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की वजह से हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक बहुत कॉमन रिएक्शन और है जो एक्सोथर्मिक है, वो है आपकी रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सांस जब नाक के पास हाथ लाते हो तो गर्म हवा आती है, जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है वो वार्म होती है, हल्की सी वार्म होती है. वो वार्म इसीलिए है क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपके अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है, उसमें हीट इवॉल्व हो रही है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, आप जब एक्सपायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो अपने साथ साथ उस हीट को बाहर लेके आती है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो आप इनहेल करते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. इसीलिए जो सांस बाहर निकलती है वो, उसको अगर आप किसी ग्लास के ऊपर डालते हैं तो भाप जैसी बन जाती, फ्यूम बन जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है और वो गर्म होती है. समझ में आई? तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी के कॉन्ट्रेरी एक और रिएक्शन होती है. हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन तभी प्रोसीड कर रही है जब आप उसे गर्म करेंगे. मतलब जब रिएक्शन ऐसे हो रही हो कि आप रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यू डू नॉट नीड टू बर्न और हीट कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना गर्म किए ही रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे इतना विगरस रिएक्शन है कि ऑटोमेटिकली हीट जनरेट हो रही है. तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक. लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जब तक प्रोसीड नहीं करेंगी जब तक आप उन्हें गर्म नहीं करेंगे, जब तक रिएक्टेंट्स बर्न नहीं किए जाएंगे, हीट अप नहीं किए जाएंगे. जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करूं तो ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप हीट देंगे नहीं, बाहर से हीट मिलेगी नहीं इसको. ठीक है, एरो के ऊपर अगर ये ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन प्रोसीड तभी हो रही है जब इसे गर्म किया जा रहा है, व्हेन हीट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस रिएक्शन. और इसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं CuS प्लस H2O. ठीक है, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, CuS प्लस H2O. फाइन. तो ये रिएक्शन जो है, जो तुम देख रहे हो, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है जब हीट प्रोवाइड करी जाती है. ऐसी रिएक्शंस जो बिना हीट अब्जॉर्ब किए, बिना हीट प्रोवाइड किए प्रोसीड नहीं कर सकती, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक. वहाँ पे एक्सो था मतलब बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर आना, इनसाइड, एंड थर्मिक मीन्स हीट. तो जब हीट अंदर आएगी, व्हेन द हीट विल गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, देन व्हेन द रिएक्शन इज अकरिंग, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पोस्ट, जो कॉम्पोस्ट क्या होता है, जो घर में
आपका वेजिटेबल वेस्ट या फ्रूट वेस्ट या जो और वेस्ट निकलता है उसको जब आप पिट में डाल देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में, तो उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो दैट प्रोसेस इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो हीट अब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से और जो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और जो वेजिटेबल पील्स हैं या फ्रूट पील्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कंपोस्ट में। तो द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, manure formation, that is also an example of endothermic reaction। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर एरो इस तरह ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब है, अगर इस तरफ बना है तो इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस हो रही है, और अगर एरो के ऊपर बना है तो इसका मतलब है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब कर रही है और तब प्रोसीड कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है decomposition reaction। Second type of reaction is decomposition reaction। decomposition जो है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या है कि दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डीकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट डीकम्पोज करके दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंपल सा लिख दूँ, ए प्लस बी इज गिविंग सी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ए इज़ गिविंग बी प्लस सी, या इसको मैं उल्टा लिख दूँ, अगर इसी चीज़ को मैं रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सी इज़ गिविंग ए प्लस बी। समझ में आ गया? तो इस तरीके के ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स है। यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स दे रहा है और यहाँ दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। फाइन। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का? इसका रिएक्शन का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मैं आपको लिख के बताती हूँ। सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको अगर हम सनलाइट में एक्सपोज कर दें, उसको सनलाइट में अगर हम एक्सपोज कर दें, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2Ag, दैट इज सिल्वर प्लस क्लोरीन। अच्छा, अब ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो का मतलब होता है कि गैस है और ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर अपवर्ड एरो है तो दैट इंडिकेट्स कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज़ अ गैस एंड इट इज़ रिलीजिंग अप, इट इज़ मूविंग अप। और अगर डाउनवर्ड एरो बन रहा है रिएक्शन में, प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि पीपीटी बन रही, प्रेसिपिटेट बन रहा है। पीपीटी मतलब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला पीपीटी नहीं, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कि कोई थिक सा सॉलिड बन रहा है जो टेस्ट ट्यूब के नीचे डिपॉजिट हो रहा है जाके। फाइन। तो अगर डाउनवर्ड एरो बना हुआ है रिएक्शन में तो दैट इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी, एंड इफ अपवर्ड एरो इज बीइंग इंडिकेटेड इन अ रिएक्शन तो उसका मतलब है कि गैस रिलीज हो रही है। फाइन। तो एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि सिल्वर क्लोराइड है, उसको जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में, एक तो सिल्वर है और एक क्लोरीन। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, जो अकर होती है, बहुत कॉमन है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्लेस करना मतलब अगर कोई रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट को उसी की जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, उसी की जगह से हटा दे रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को उसकी जगह से उठा के धक्का दे देना, उसको बाहर कर देना और खुद उसकी जगह ले लेना, खुद उसकी जगह आके बैठ जाना। फाइन। सो पुशिंग अवे a reactant by another reactant and taking its place is called as displacement reaction।
सिंपल वर्ड्स है, किसी की जगह लेके किसी को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाना, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई कि आप कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट को उसकी जगह से हटा दे रहा है और खुद उसकी जगह ले ले रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आयरन प्लस CuSO4। व्हाट इज CuSO4? कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, FeSO4 प्लस Cu। कुछ फ़र्क दिख रहा है? दिख रहा है। आयरन ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ था, सल्फेट। लेकिन आयरन ने जब कॉपर सल्फेट को आप आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, उसने सल्फेट को कॉपर से हटा दिया और खुद को अपने साथ ऐड कर लिया। सो दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डिस्प्लेसिंग व्हाट, इट इज़ डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम सल्फर। कॉपर को सल्फर से अलग कर रहा है, सल्फेट से अलग कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहे हैं। फाइन। इसका मतलब है कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को धक्का दिया सल्फेट से और खुद उसकी जगह ले ली। अंडरस्टूड? सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने क्लास 8 में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज़ पे बेस्ड है। क्या थी, अगर याद है वेल एंड फाइन, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि मैम याद है, नहीं याद है। जिसको नहीं पता रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेरी है तो प्लीज़ बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्यों आयरन, अब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ये नहीं हो सकती है। फाइन, दिस कैन नॉट टेक प्लेस। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन फ्रॉम सल्फेट, बट आयरन कैन। कन्फ्यूजन हो रहा है? वही तो बोल रही हूँ को क्लियर करो। अगर नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ की वजह से है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, वाई इज़ इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नहीं मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना मेरी एक्टिविटी सीरीज़, और इसको याद करने का तरीका आपको बता दूंगी। पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट भी, मैंने स्कूल लेवल पे याद किया था, मुझे आज तक याद है। फाइन। वो एक तरीका है, एक फिनोमिनन है, एक पैटर्न है जिसके बेसिस पर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। और फिर कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। फाइन। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी और रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी व्हाट आर रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ तक कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल एक्सप्लेन, क्लैरिफाई दैट डाउट वंस अगेन। थैंक यू।